भजनपुरा के सुभाष मोहल्ला में मर्डर से मचा हड़कंप। बदमाशों ने चाकू से हमला करके की युवक की हत्या। एक नाबालिग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रैन बसेरों में रहने वाले लोगों की बड़ी परेशानी। 15 लोगों के लिए लगे सिर्फ 2 कूलर, उनमें भी एक चलता है। लोगों ने बताया सिर्फ 2 टाइम का मिलता है खाना। मधुविहार पुलिस ने संदिग्ध युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से बटन वाला चाकू बरामद। पहले भी आरोपी 4 आपराधिक मामलों में रहा है शामिल। एमसीडी में बीजेपी की सरकार से विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार। पार्षद बोले फंड की अब नहीं होगी कमी। ट्रिपल इंजन सरकार का जनता को सीधा मिलेगा लाभ। आलोक जैन ने सीसीएन एमडी वीरेंद्र गौड़ को भेंट किया चित्र। बचपन से ही आलोक जैन को स्केच बनाने का है शौक। अब तक 2000 से ज्यादा स्केच बना चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके के सुभाष मोहल्ला में शुक्रवार रात चाकूबाजी की एक और दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 21 साल के युवक साकिब पर कुछ बदमाशों ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। पता चला है कि पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि साकिब अपने पिता के साथ कपड़े की रंगाई के काम में हाथ बटाता था। घटना शुक्रवार रात करीब 10 बजे उस समय हुई जब वह घर के पास गली में टहल रहा था। इसी दौरान कुछ बदमाशों ने उसे घेर कर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। घायल साकिब को स्थानीय लोगों ने तुरंत जीटीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम से घटनास्थल की जांच कराई गई। एडिशनल डीसीपी मानसवी जैन ने बताया कि आरोपियों के सुराग मिले हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया है। बढ़ती गर्मी ने रैन बसेरों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिलशाद गार्डन में जीटीबी हॉस्पिटल के पास बने रैन बसेरे में लोग गर्मी से परेशान हैं। दरअसल रैन बसेरा लोहे की चादर से बना हुआ है, जिससे अंदर बहुत गर्मी हो जाती है। कई जगह खिड़कियां टूटी हुई हैं, जिससे तेज धूप अंदर आती है। यहाँ कुछ पंखे और कूलर लगे हैं, लेकिन वे नाकाफी हैं। करीब 15 लोगों पर सिर्फ 2 कूलर हैं और उनमें से भी एक ही सही से चलता है। दोपहर के समय अंदर रहना मुश्किल हो जाता है। सुबह और शाम थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जब उमस होती है तो हालात और खराब हो जाते हैं। रैन बसेरे के केयरटेकर ने बताया कि कई बार पक्का रैन बसेरा बनाने की बात हुई है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि यहाँ सिर्फ दोपहर और रात का खाना मिलता है, जबकि सुबह की चाय के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। यही पंखा चलता रहता है। अच्छा, रात है। हाँ। क्या कुछ होना चाहिए और थोड़ी सी और सुविधा मिल जाए रैन बसेरे में? ठीक है, सुविधाएं तो पहले से ही काफ़ी हैं। खाना भी है, सब कुछ है। खाना ठीक मिलता है यहाँ पे? खाना वगैरह कितना टाइम मिलता है यहाँ पे? 2 टाइम। दोनों टाइम मिलता है? चाय नाश्ता वगैरह? चाय आती तो है, अब आज नहीं आई। अब दिन में तो हम चले जाते हैं बाहर घूमने, पेड़ वेड़ के नीचे रह लेते हैं। अभी आंख बनवाए हैं गुरु नानक से, इस मारे लौट रहे हैं, धूप में नहीं जा रहे हैं। ना कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। फैसिलिटी क्या क्या मिलती है आपको यहाँ? सब चीज़ मिलती है। क्या क्या मिलता है? नहाने धोने का सब सामान मिलता है। अच्छा, और खाने के लिए? खाने के लिए बढ़िया मिलता है। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? है 14-15 आदमी है। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है मैम, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। कूलर है, पंखे हैं, खाना आता है, सब चीज़। गर्मी की ज़्यादा पड़ लगता है, लोहे की टीन से और गर्मी लगती होगी यहाँ पे? मैम गर्मी तो है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। परेशान नहीं होते लोग यहाँ? नहीं, कूलर वगैरह बोलते हैं, पंखे वगैरह लगे हुए हैं। मच्छर तो मैम वैसे तो ज़्यादा लगते नहीं मच्छर। बाहर घरों में इतने मच्छर लग रहे हैं, यहाँ नहीं ज़्यादा लगते। आप पूछो एक बार, ये बताएंगे। नहीं, 2 कूलर दिए गए हैं। डिमांड कितने की थी आप लोगों ने? जी 2 ही थे। हर सेंटर में 2 ही 2 कूलर हैं।
अच्छा, स्टार्टिंग से ही यहाँ पर तो जी लोहे का शेड है ये। जी हाँ। कभी ऐसा सोचा कि यहाँ पे कुछ परमानेंट, मतलब कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती होगी लोगों को इस वजह से? अब गर्मी तो खैर लगती है थोड़ी बहुत, लेकिन एडजस्ट कर लेते हैं, कूलर है, पंखे भी चलते हैं। चलते होंगे अंदर। थोड़ी बहुत तो होती है खैर, क्योंकि ऊपर वो है ना, ऊपर ये कवर पड़ा हुआ तो थोड़ी कम लगती है, नहीं तो वैसे तो है। ये हो तो गया है, लेकिन अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं आ रहा ना, डुसुक से आते हैं ना ये सब, तो डुसुक वालों से जिस दिन ऑर्डर मिल जाएंगे तो ये सब जैसे पोटा केबिन बनते हैं ना, ये मोहल्ला क्लिनिक वाले ऐसे बनने वाले चालू हो चुके हैं आनंद विहार की तरफ। पूर्वी दिल्ली की मधु विहार पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में कामयाबी हासिल की है। गश्त के दौरान तैनात कांस्टेबल ने आईपी एक्सटेंशन के साईं मंदिर के पास से एक युवक को पकड़ा है, जिसके पास से एक बटन वाला चाकू बरामद किया गया है। युवक की पहचान अल्लाह कॉलोनी निवासी अजहर के रूप में हुई है, जो पहले भी 4 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है और वह पहले कभी पेंटर का काम करता था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मधु विहार थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी से पूछताछ में उसके पुराने आपराधिक इतिहास की जानकारी मिली है और मामले की जांच जारी है। दिल्ली नगर निगम में अब बीजेपी का मेयर बन चुका है। इसके साथ ही दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है। दरअसल पार्टी लंबे समय से दावा कर रही थी कि अगर तीनों जगह उनकी सरकार बनेगी तो दिल्ली में विकास कार्य तेजी से पूरे किए जाएंगे। ऐसे में हमने नगर निगम में बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्राथमिकताओं को लेकर निगम पार्षद संदीप कपूर से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि अब जनता के काम तेजी से पूरे किए जाएंगे। फंड की कमी की जो समस्या थी वह अब नहीं होगी। पहले कई बार फंड जारी नहीं होने के कारण सफाई, सड़क मरम्मत, पानी की समस्याएं बनी रहती थी, लेकिन अब ट्रिपल इंजन की सरकार में हर काम के लिए बजट समय पर मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि जोन कमेटियों का गठन जो काफ़ी समय से लटका हुआ था, अब जल्द किया जाएगा। इससे एमसीडी के कामकाज में तेजी आएगी। संदीप कपूर ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली की जनता को अब हर बुनियादी सुविधा में सुधार देखने को मिलेगा। देखिए, मोदी जी के काम को देखकर पिछले 3 जो केंद्र के चुनाव है उसमें मोदी सरकार को चुना गया और जनता की भी इच्छा थी कि दिल्ली के अंदर जो रुके हुए काम है उनको कैसे तेज़ी से किया जाए। और हमने देखा कि दिल्ली सरकार के अंदर भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कल जो तीसरा इंजन था दिल्ली नगर निगम, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने फुल मेजॉरिटी के साथ अपना मेयर और डिप्टी मेयर बना लिया है। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी समस्या है अलग अलग विभागों के अंदर कोऑर्डिनेशन करना। अब ट्रिपल इंजन की सरकार से जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी था उसमें एक सेतु जुड़ेगा और हमने देखा कि कैसे केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली की मुख्यमंत्री और नगर निगम को भी साथ में लेके जो इंटर डिपार्टमेंट इशू थे उनको सॉल्व करेगी। इससे जो विकास की गति है वो बढ़ेगी। चाहे वो दिल्ली नगर निगम के अंदर पैसे की कमी है, चाहे बहुत सारी परमिशंस हैं, तो ये सारे काम अब तेज़ी से होंगे। और सबसे पहला काम जो हम दिल्ली नगर निगम में कर रहे हैं, दिल्ली नगर निगम की सभी कमेटियों का गठन, जो पिछले 2.5 साल में अब तक आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई, चाहे वो एडॉक कमेटियां थी, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी थी, चाहे वो जोन कमेटी थी, इन सभी कमेटियों का गठन करके सभी निगम पार्षद जो निर्वाचित होकर आए उनको काम में लगाया जाएगा और अधिकारियों पे नकेल कसी जाएगी और जनता के छोटे से लेके बड़े काम अब तेजी से होंगे। जाने माने स्केच कलाकार आलोक जैन ने फिर अपनी कला की छठा बिखेरी है। उन्होंने सीसीएन डिजिटल के एमडी वीरेंद्र गौड़ का खूबसूरत स्केच बनाकर उन्हें भेंट किया। वीरेंद्र गौड़ ने भी बड़ी ही कृतज्ञता से इस भेंट को स्वीकार किया और आलोक जैन की प्रतिभा की प्रशंसा की। सीसीएन परिवार के ही अवकाश प्राप्त एसीपी प्रमोद कुमार का स्केच बनाकर उन्हें भी आलोक जैन ने भेंट किया। आलोक जैन को बचपन से ही स्केच बनाने का शौक है। भोलानाथ नगर के रहने वाले आलोक जैन हर छोटी बड़ी घटना का स्केच बनाते हैं। उन्होंने बहुत से फिल्मी कलाकारों के भी स्केच बनाए और उन्हें भेंट किए। कई कलाकारों ने तो इन चित्रों को सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। वैसे सलमान खान उनके फेवरेट कलाकार हैं। आलोक जैन अब तक 2000 से ज़्यादा स्केच बना चुके हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें कि सीसीएन ने उनकी प्रतिभा का लोहा मानते हुए उनके साथ विशेष इंटरव्यू भी प्रसारित किए हैं। आज जैन साहब ने मेरा एक चित्र बनाया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मेहनत करके इन्होंने इसको बनाया है। मुझे भेंट करने के लिए आए हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस योग्य समझा
कि एक मेरा चित्र बना के मुझे प्रेजेंट किया है। आज मैं एसीपी सर के साथ भी खड़ा हूं और मैं सीसीएन न्यूज में मेरा सौभाग्य है कि मैं आज श्री वीरेंद्र गौड़ जी से मिला और उन्हें उनका चित्र भेंट किया। प्रमोद कुमार एसीपी जी साहब जिनका आशीर्वाद मुझे मिला है, उनको भी मैं चित्र भेंट कर रहा हूं। जम्मू कश्मीर में हुआ आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। लोग पाकिस्तान के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के तहत आज पूर्वी दिल्ली के हेडगेवार अस्पताल में भी सभी डॉक्टर और नर्सों ने कैंडल जलाकर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। एक डॉक्टर ने कहा कि ये हमला भारत के लिए बहुत दुखद है और सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि आतंकवाद पर रोक लगाई जा सके और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हमारी आल स्टाफ कर्मचारी यूनियन हेडगेवार अस्पताल ने ये श्रद्धांजलि सभा रखी है और ये एक आतंकवादी हमला ना होते हुए कि जिहादी हमला है, क्योंकि वहाँ पे नाम पूछ के हिंदुओं के उनको गोली मारी गई है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। पहले तो मैं कड़े शब्दों में इसकी घोर निंदा करता हूँ और सरकार से अपील करता हूँ कि भविष्य में ऐसी दोबारा कोई घटना ना हो और आतंकवादियों के खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके तो करनी चाहिए। पहलगांव में जो भी ये घटना आतंकवादियों के द्वारा करी गई है, ये बहुत ही दुखद समाचार है। चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे वो मुसलमान भाई हो, सभी के लिए बहुत ही दुखद खबर है। देखो ऐसा है, इसमें दोनों कहानियाँ आती हैं। जो हमारे हिंदू भाई वो मुसलमान भाई भी हिंदुस्तान में रहते हैं, वो भी जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट है इस घटना के लिए। जो इसको तो बड़ी सोच समझ के ही कदम उठाया जाए कि जो आतंकवादी हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। इसके लिए देखो ये तो बड़ी दुखद घटना थी जो हुई पुलवामा में, और इससे पहले भी हो चुकी है, लेकिन आज श्रद्धांजलि दी गई तो थोड़ा सा दुख है। दुख प्रकट करने के लिए ही ये करा गया और जैसा कि आपने भी अभी देखा, तो बस यही देंगे कि इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को शक्ति दे और जिन्होंने ये हमले किए उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज हमारा पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। जिस तरीके की घटना हुई है ऐसी आगे ना हो, ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। जिन परिवारों के साथ इस तरीके की जो घटना हुई है आगे ना हो, इसके लिए हमने आज उनकी आत्मा की शांति के लिए एक हमने मौन रखा है यहाँ सब लोगों के लिए। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध शराब परोसने के मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पार्क एंड कॉलोनी के मिस्ट कैफे में बिना लाइसेंस शराब दी जा रही है। सूचना मिलते ही एसआई शिवम, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ने मौके पर छापा मारा और कैफे के मैनेजर लईकुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 11 बोतल अवैध शराब और 53 बियर कैन बरामद किए। पूछताछ में लईकुद्दीन शराब बेचने का कोई लाइसेंस नहीं दिखा सका। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अवैध शराब व्यापार के खिलाफ अपनी सख्ती दोहराई है। पकड़े गए आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह नोएडा का रहने वाला है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीमों ने मिलकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3 दिन का तीरंदाजी टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। सभी खिलाड़ी अपने हुनर का अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। टूर्नामेंट के आयोजक ने बताया कि ऐसे मुकाबले से देश में खेलों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती है। उन्होंने कहा कि यहाँ खेल रहे कई खिलाड़ी भविष्य में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। टूर्नामेंट में खेल भावना और जोश देखने को मिल रहा है। आयोजकों ने कहा, भारत में तीरंदाजी का भविष्य बहुत उज्जवल नजर आ रहा है। हिंदुस्तान जिस तरीके से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही खेलों में भी अब लगातार नए आयाम कायम किए जा रहे हैं। साथ साथ काफ़ी जो लोग हैं, प्लेयर्स हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे अवार्ड लेकर आ रहे हैं। फिलहाल मौजूद है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो कि पूरी दिल्ली में मौजूद है, और यहाँ पे चल रहा है आर्चरी का टूर्नामेंट। ये एक्चुअली 96 प्लेयर्स हैं हमारे सब जूनियर, जूनियर और सीनियर। ये रिकर्व और कंपाउंड 2 तरह का हमारी आर्चरी होती है। रिकर्व और कंपाउंड 2 तरह की जिसमें आर्चरी होती है। दोनों के दोनों आर्चर्स हमारे यहाँ पे इवेंट्स के आर्चर हमारे यहाँ पे आए हैं। और ये आर्चर वो आर्चर हैं कंट्री के जो क्रीम आर्चर इनको कहा जाता है। ये इनका पहले हमारे 4 इवेंट अलग अलग जगह पे कोने में हुए थे, तो उनसे जो सिलेक्टेड आर्चर्स हैं, ये वो सिलेक्टेड आर्चर्स हैं और इनको हम बोल सकते हैं क्रीम आर्चर हैं, टॉप आर्चर्स हैं कंट्री के। और जो ये सब जो हो पा रहा है, ये एनटीपीसी का जो हमारे स्पॉन्सर है उनकी सहयोग से हो पा रहा है। इसमें 50 लाख का कैश अवार्ड सभी बच्चों को देने जा रहे हैं इसमें, और उसमें इनके कोचेस भी शामिल हैं। और आर्चरी के लिए एक बढ़ता हुआ गेम है, काफ़ी सारा हिंदुस्तान बहुत अच्छे आगे बढ़ रहा है। वर्ल्ड नंबर 1 मिक्स टीम इवेंट में कंपाउंड इवेंट है और एक अच्छा भविष्य है आज की डेट में। एक
एक स्पोर्ट्स एक यूनिक स्पोर्ट्स में आता है, जैसे कि माइंड कंट्रोल करना हो गया या एक धैर्यता लाना शरीर में, एक बच्चों के उसमें डेडिकेशन, क्योंकि आज की इलेक्ट्रॉनिक दुनिया से बाहर है ये। तो एक अच्छा आपने एक यूनिक गेम है जिसमें भारत एक बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है जिसमें। वही है, जैसे मछली की आँख पे निशाना रहा है वैसे ही हमारा भी टारगेट पे निशाना रहता है, वही ख्याल रहता है, उसके पीछे आगे क्या है उसमें कोई हमारा ध्यान नहीं है, सिर्फ हमारे लक्ष्य पे हमारा ध्यान है। हम इसमें 15 एरोज़ का इंडिविजुअल मैच होता है कंपाउंड कैटेगरी में, जिसमें आउट ऑफ 150 जो हायर स्कोर करेगा दोनों में वो जीतेगा। इन केस टाई होता है तो एक एक एरो शूट ऑफ होता है। मैंने आर्चरी स्कूल से शुरू की थी, तो मेरे स्कूल में ही थी, तो तभी से फिर आर्चरी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि लड़कियां भी इतना आगे तक जा रही हैं और आशा करते हैं और भी आगे तक जाए। प्लेयर जो है यहाँ पे सभी काफ़ी अच्छे हैं और 8 स्टेजेस में जो है ये पूरा टूर्नामेंट होने वाला है और जो भी यहाँ पर कैटेगरीज बनाई गई हैं उसके थ्रू यहाँ पे सभी को लगभग जो है यहाँ पर इनाम दिया जाएगा। जीतेगा उसको भी यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा। साथ ही साथ 50 लाख का जो इनाम है वो भी रखा गया है और देखा जाएगा कि कौन सी टीम जो सबसे ज़्यादा खेलती है और कौन सी टीम अच्छा स्कोर करके आज विनर बनती है, जिसको कल जो है एक तरीके की उनका एक फेयरवेल भी रखा जाएगा और उसके बाद जो पूरा टूर्नामेंट जो है ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट कल समाप्त हो जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। पूर्वी दिल्ली के हंस अपार्टमेंट के बाहर नाले की गाद निकालकर सड़क पर रख दी गई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अपार्टमेंट के निवासियों का कहना है कि वहां सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने बताया कि इलाके में कूड़े का ढेर भी लगा रहता है और गाड़ियां गलत तरीके से पार्क की जाती हैं। इस वजह से बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बहुत दिक्कत आती है सर। एक तो इतने मच्छर हो जाते हैं, इतनी स्मेल हो जाती है, निकलना मुश्किल हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, पैदल तो आदमी निकल ही नहीं सकता। गाड़ी से अगर हमें अपनी मेड को भी अंदर लेकर आना है तो हम पहले स्कूटर से बाहर जाते हैं, उसको बिठाते हैं, तब हम उसको अंदर लेकर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर घर में कोई स्कूटर ना हो या कोई स्कूटर चलाने वाला ना हो तो आदमी हेल्ड हो जाता है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल सकता। तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, पार्किंग की प्रॉब्लम आती है सर। और ये जो नाले के बाहर जो इन्होंने ऊपर से जो इन्होंने इसको कवर कर रखा है उससे भी सर एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पे पीछे एक बच्चा वहाँ पे उसका पैर फंस गया था, वहाँ पे किसी की गाड़ी गिर जाती है, उसका टायर फंस जाता है। तो हमारी एंट्री इतनी गंदी है कि हम किसी गेस्ट को नहीं बुला सकते। बीमारियों का घर अलग बना हुआ है। हर वैसे ही डिजीज़ इतने फैल रहे हैं दिल्ली में तो ख़ास तौर से, ऊपर से इतनी गंदी कि प्रशासन को इतनी बार हमने इन्फॉर्म किया है, इतनी बार उनसे मदद मांगी, कोई कार्रवाई नहीं करते। इस एरिया को तो उन्होंने अपने लिए जैसे डैडी समझ लिया है। ना यहाँ पर कोई ग्रोथ है, ना यहाँ पर कोई डेवलपमेंट है। हमारी आगे की सोसाइटीज़ मच बेटर देन हमारी सोसाइटी से। सर यहाँ तो बिल्कुल दयनीय ज़िंदगी हो गई हम लोगों की। बुरा हाल है हमारा गंदगी की वजह से। पहले तो गंदगी नाले में पड़ी रहती है, ओवरफ्लो मारते हैं, ओवरफ्लो के बाद ये गंदगी बाहर निकाल देते हैं जिसको ये कई दिन तक उठाते नहीं हैं जिससे स्मेल हो रही है। बच्चों के लिए निकलना दुर्भर हो जाता है। सुबह स्कूल की बसें आती हैं, वैन आती हैं, वो गंदगी में फंस जाती हैं। बच्चों को खड़े होने की जगह नहीं है। पेरेंट्स बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने जाते हैं, वो सही से ना छोड़ पाते ना रिसीव कर पाते दोपहर को बच्चों को। गांधीनगर के DAV स्कूल में संस्कृत भारती दिल्ली द्वारा 1008वें संस्कृत संभाषण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के प्रिंसिपल के मुरली, संस्कृत भारती के योगेश शर्मा और करण शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से कई टीचर भी मौजूद रहे। इस दौरान स्कूल के छात्रों और टीचर से संस्कृत भाषा के प्रति रुचि और सहजता से बोलने की प्रेरणा जगाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में करण शर्मा ने छात्रों को संस्कृत में बात करना सिखाया। वहीं टीचर्स ने भी इस बात पर जोर दिया कि संस्कृत को केवल एक सब्जेक्ट के तौर पर ना पढ़कर इसे दैनिक जीवन की भाषा बनाया जाए। उर्दू शिक्षा समिति विद्या भारती द्वारा संचालित है। उस पर संस्कृत भारती द्वारा संस्कृत संभाषण का कार्यक्रम शुरू हुआ, जो कि 10 दिन लगातार विद्यालय में चलेगा। संस्कृत भारती पूरे दिल्ली में 1008 ऐसे संभाषण शिविर विद्यालयों में, धर्मशालाओं में, पंचायतों में, मंदिरों में लगा रही है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।